Hello everyone. So in this video we are going to cover the sectors which you have seen in the description box. Okay, description box में मैंने सेक्टर का नाम लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो वो सेक्टर्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया हुआ। सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर। हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर का मीनिंग होता है कि अगर मान के चलो कोई क्लिनिक है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल ने जो सर्विस दिया हुआ है पेशेंट को, या फिर वो क्लिनिक ने इन पेशेंट या फिर आउट पेशेंट को सर्विसेज दिया, दो सर्विसेज वुड फॉल इन द परव्यू ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। लेकिन हेल्थ केयर सर्विस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी इन द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। ओके, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम में होना चाहिए। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? रिकॉग्नाइज सिस्टम मतलब कि गवर्नमेंट ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, ओके, इस एक्ट में गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स को बताया हुआ। ओके, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी। ओके, तो ये सब रिकॉग्नाइज सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उन सब में अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहा है, ओके, देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम वुड बी exempt. So let us start. Healthcare services provided by a clinical establishment, an authorized medical practitioner और पैरामेडिक्स। ओके, मतलब अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है या फिर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स दे रहे हैं, देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम वुड बी exempt, प्रोवाइडेड दे वुड बी इन द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। ओके, हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा एंड उनानी। ओके, ये जो सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, दीज ऑल आर द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स। उसके अलावा अगर कोई भी सिस्टम आपको दिखता है, जैसे प्राणिक हीलिंग, रिकी, एक्यूप्रेशर, तो ये सब का सर्विसेज क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल फोर्टिस हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल के पास एक एम्बुलेंस है। ओके, उन्होंने क्या किया है, एक पेशेंट के घर से उसको पिकअप किया एंड हॉस्पिटल तक लेके आए, एंड बाद में वापस से छोड़ने भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लिया जा रहा है उस पेशेंट से फॉर ट्रांसपोर्टिंग हिम, वो चार्जेस एग्जिम्ट रहेगा। ओके, कोई भी एम्बुलेंस रहे, एयर एम्बुलेंस रहे या फिर नॉर्मल अपना व्हीकल रहता है वो रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज एग्जिम्ट रहेगा। अभी इस सेक्टर में और भी कुछ एग्जिम्पशन है, वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला, रूम रेंट चार्ज्ड फ्रॉम इन पेशेंट्स in hospital is exempt if the charges are up to rupees 5,000 per day. However, room rent from attendance is fully taxable. Further, room rents from uh, for ICU are fully exempt. अभी सुन, अभी मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लेना। अभी अगर आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ओके, हॉस्पिटल में अगर आप लोग एडमिट हुए, तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर अपने को एक रूम भाड़े पे लेना पड़ेगा। हो सकता है वो डिलक्स रूम हो, जनरल वार्ड हो, जो भी हो। तो अगर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग इन पेशेंट की, इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट एडमिटेड है, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करेंगे विजिटर की, मतलब आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर आएगा साथ में, ओके, वो भी रात को रुकेगा तो उसके लिए भी एक रूम चाहिए। या तो फिर डबल बेड वाला रहता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सेकंड बेड है उसमें विजिटर सो जाते हैं। अगर इन पेशेंट ने रूम रेंट पे किया हुआ है, ओके, मतलब हॉस्पिटल ने इन पेशेंट से कलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें फर्दर चेक करना है कि क्या वो चार्जेस 5,000 रुपीज या उससे ज्यादा है कि नहीं, मतलब 5,000 या उससे कम है एग्जाम्पल। अगर कम है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, ओके। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा रहेगा, एक्सीडिंग 5,000, देन इन दैट केस इट वुड बी टैक्सेबल एंड फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि 6,000 चार्ज है तो सिर्फ 1,000 इज एग्जिम्ट, नहीं। अगर 6,000 चार्ज है तो 1,000 इज टैक्सेबल। ओके, ऐसा नहीं है, पूरा 6,000 टैक्सेबल रहेगा एवरीवन। ओके, नॉट जस्ट इन एक्सेस बट फुल्ली टैक्सेबल। ओके, ऑलवेज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो मैं यहाँ पर लिख के भी दे देता हूँ। अगर 6,000 चार्जेस है, देन हाउ मच वुड बी टैक्सेबल?
नॉट जस्ट 1,000 बट एंटायर 6,000 ओके, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आया है समझ में? ओके, बीच में शायद से मैंने गलती से कुछ उल्टा बोला रहेगा, लेकिन ये वाला समझ में आया आपको? एंटायर अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। एंटायर मतलब कि पूरा, नॉट जस्ट इन एक्सेस, पूरे एग्जामिशन चैप्टर में एवरीवेयर इट इज फुली टैक्सेबल। ओके, अगर विजिटर से रेंट, रूम रेंट आ रहा है हॉस्पिटल को, देन इट विल बी फुली टैक्सेबल। ओके, यहाँ पर कोई 5,000 का लिमिट हम लोग नहीं देखेंगे। आया समझ में? ओके, आगे यहाँ पर एक पॉइंट है जो नया ऐड हुआ है पिछले अटेम्प्ट में। ये पॉइंट क्या है? अगर आईसीयू या फिर आईसीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, मतलब कि इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, या फिर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ओके, इन सब का जो चार्जेस रहता है, रेंट, रेंट, वो अगर 5,000 रुपए से ज्यादा भी है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, रिपीटिंग इट वंस अगेन, आईसीयू का रेंट अगर 5,000 पर डे से ज्यादा भी है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, नॉर्मल जो रूम रहता है उसको 5,000 के ऊपर क्या रहेगा? टैक्सेबल। लेकिन जो आईसीयू रहेगा, 5,000 से ऊपर रहेगा तो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आगे, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंसल्टेंसी बाय डॉक्टर। ओके, अभी क्या होता है मालूम है? फोर्टिस हॉस्पिटल, तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ओके, वो डॉक्टर्स एवरीडे विजिट को आते हैं, पेशेंट को चेक करेंगे, हेल्थ का इंप्रूवमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो हॉस्पिटल को चार्ज करता है। सो डॉक्टर जो भी कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ओके, या तो फिर अगर वो क्लिनिक है उसका खुद का, क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, तो उन पेशेंट से जो भी हम लोग कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं वो सब एग्जेम्प्ट रहेगा, इट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ फूड सप्लाइड बाय हॉस्पिटल्स। एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ साथ में। चलो यहाँ पर देखो, अभी अभी हम लोग फूड सप्लाईज का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी फूड सप्लाईज मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल क्या करता है, अपने पेशेंट को खाना पीना देता है। ओके, अगर हॉस्पिटल इन पेशेंट को खाना दे रहा है, ओके, इन पेशेंट को मतलब जो पेशेंट एडमिटेड है, ओके, उसको खाना दे रहा है, एंड वो खाना जो है वो डॉक्टर ने एडवाइस किया, ओके, एडवाइस बाय डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ खाना हॉस्पिटल अगर पेशेंट को दे रहा है, देन द ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर इन पेशेंट बोलता है कि नहीं, आज मेरे को मसाले वाला खाने दो, कल से मैं पक्का डॉक्टर ने जो बोला है वैसे ही खाऊंगा, तो ऐसे केस में टैक्सेबल रहेगा। ओके, नॉट एडवाइज रहेगा, देन इट वुड बी टैक्सेबल। इफ इट इज नॉट एडवाइज्ड, देन इट इज टैक्सेबल। एंड जो विजिटर रहेगा, विजिटर, ओके, विजिटर को अगर खाना मिलता है, देन इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, देयर इज नो एग्जिम्पशन इन दिस केस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हॉस्पिटल क्या करता है, बेसिकली एक केटरर रहेगा। ओके, ये केटरर से वो खाना मंगाता होगा, एंड वो खाना इस तरीके से बांट रहा है, ठीक है, जो हमने ऊपर पूरा मैकेनिज्म देखा, कि ये पूरा मैकेनिज्म हॉस्पिटल फॉलो कर रहा है, तो इसका तो टैक्सेबिलिटी हमने ऑलरेडी देख लिया। पर अगर केटरर हॉस्पिटल को बिलिंग करता है, दिस वुड ऑलवेज बी टैक्सेबल। ओके, ये हमेशा टैक्सेबल। सो केटरर इज गोइंग टू चार्ज जीएसटी टू हॉस्पिटल ऑलवेज, बट हॉस्पिटल विल नॉट चार्ज जीएसटी टू इट्स पेशेंट ऑलवेज। ओके, कब चार्ज करेगा? जब इन पेशेंट बिना एडवाइस का खाना खा रहा है,
या फिर विजिटर खाना खा रहा है, उस केसेस में चार्ज करेगा। तो किधर चार्ज नहीं करेगा? जब भी इन पेशेंट खाना खा रहा है जो डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा। आई होप डिस्कशन इज क्लियर, समझ में आया? तो हॉस्पिटल को इस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा कि नहीं? आंसर इज प्रपोर्शनेटली मिलेगा। किस प्रपोर्शन का मिलेगा? जो भी टैक्सेबल रहेगा उसके प्रपोर्शन का आईटीसी मिलेगा। समझ में आ गया? चल आगे। ये दोनों हम लोगों ने पॉइंट कर ली। जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन द रिटेंशन मनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल अपने पेशेंट को 10,000 रुपीज चार्ज करता है, ओके, उसमें से 7,500 रुपया डॉक्टर को जा रहा है। ओके, उसने ऑपरेशन किया, ठीक है, उसने एवरीडे विजिट किया, तो डॉक्टर का 7,500। 2,500 हाथ में बचा किसके? हॉस्पिटल के। तो गवर्नमेंट से ये 2,500 के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, लॉजिकल है। 10,000 अगर पूरा एग्जेम्प्ट है, तो 2,500 जो बचा हुआ है वो भी तो एग्जेम्प्ट ही होगा। सो 2,500 विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। आगे, एम्बुलेंस सर्विसेज अंडर एनएचएम आर एग्जेम्प्ट। अभी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस नहीं है, ये एम्बुलेंस सर्विस है। एम्बुलेंस सर्विस मतलब एम्बुलेंस को भाड़े पर देना। ओके, अगर आपने एम्बुलेंस को भाड़े पर दिया है किसी हॉस्पिटल को, तो आपने जो रेंट कलेक्ट किया हुआ है वो एग्जेम्प्ट है। हॉस्पिटल क्या करेगा उस एम्बुलेंस से? वो पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो दोनों एग्जेम्प्ट। देन सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैब प्रोफेशनल्स आर एग्जेम्प्ट। सो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल सेंटर्स होते हैं, ओके, रिहैब सेंटर्स। तो रिहैब सेंटर्स में जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर्स वगैरह आ रहा है या फिर रिहैबिलिटेशन के प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति केंद्र, ओके, जिधर दारू का आदत वगैरह छुड़ाने का है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम लोग भेजते हैं, ठीक है, उसको। तो जो भी रिहैब सेंटर में फीस कलेक्ट हुआ है वो सब क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। वेटरनरी सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, दैट इज पेट के डॉक्टर्स भी एग्जेम्प्ट रहेंगे, ओके, उनका सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड एज आईवीएफ और एआरटी, दैट इज इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह बनते हैं, ओके, तो वो आईवीएफ वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब सर्विसेज भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। उसको भी गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है? हेल्थ केयर सर्विस। कोई बीमार नहीं है, पर जो चीजें हो रही है आईवीएफ में, ठीक है, वो सब हेल्थ केयर की कैटेगरी में आता है, तो उसको भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा। सो हियर वी कंप्लीट विथ हेल्थ केयर सेक्टर। अभी हम लोग करेंगे बैंकिंग सेक्टर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई आर टैक्सेबल। टैक्सेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। पहले कैसा था? सर्विसेज बाय आरबीआई वेर एग्जेम्प्ट, बट सर्विसेज टू आरबीआई वेर टैक्सेबल। लेकिन आफ्टर रिसेंट अमेंडमेंट, ऑल द सर्विसेज ऑफ आरबीआई आर टैक्सेबल। दैट इज आरबीआई को दिया तो भी टैक्सेबल, आरबीआई से लिया तो भी टैक्सेबल। बोथ ऑफ देम आर टैक्सेबल। सेकंड, ये पॉइंट तो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ओके, अगर बैंक को डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, मतलब बैंक ने कहीं पर एफडी बनाया, या फिर बैंक ने लोन दिया है, या फिर बैंक ने किसी बिजनेस को एडवांसेस दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म एडवांस देते हैं, ओके, एंड उसके ऊपर बैंक को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। या फिर बिल डिस्काउंटिंग का इनकम हो रहा है, बिल डिस्काउंट। ओके, बिल डिस्काउंटिंग आपको मालूम है, 12th में था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ओके, इंटरेस्ट मिलता है, मतलब होम लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक को, दैट इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। ओके, दैट इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। डिस्काउंटिंग इनकम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, मतलब कि बैंक ने अगर बिल डिस्काउंटिंग करके कुछ कमाया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अभी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अदर देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। देखो, अगर आपने क्रेडिट कार्ड निकाला है, मतलब कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्सेबल है। एवरीवन, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ऑल अदर लोन्स का इंटरेस्ट आर एग्जेम्प्ट। याद रहेगा? ओके। अब एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन में तुम लोग को मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्जेस, ओके, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तुम लोग को हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी कोई चीज अगर नहीं सुनी है तो इट इज टैक्सेबल।
मिनिमम अकाउंट बैलेंस सुना नहीं है, इट इज टैक्सेबल। कमीशन अर्नड ऑन गिविंग बैंक गारंटी, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, क्योंकि सुना ही नहीं। इंटरेस्ट अर्नड ऑन क्रेडिट कार्ड, सुना है पर टैक्सेबल, तो टैक्सेबल। इंटरेस्ट अर्नड ऑन होम लोन, एग्जेम्प्ट। आ रहा है समझ में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग बैंक, अमॉन्ग डीलर और अमॉन्ग बैंक एंड डीलर आर एग्जेम्प्ट। इसका मीनिंग क्या? अगर मान के चलो कि आईडीबीआई बैंक है, ओके, वो गई है आईसीआईसीआई बैंक के पास रुपीज लेके। ओके, आईडीबीआई बैंक रुपीज लेके गई, आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि आप डॉलर दे दो, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया? डॉलर दिए। तो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक चार्ज करता है फॉर सेलिंग दिस फॉरेन करेंसी, दीज चार्जेस वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है? अगर दो ऑथोराइज डीलर्स है, ओके, फॉरेन एक्सचेंज के मनी चेंजर होते हैं मालूम है, ऑथोराइज डीलर्स, आरबीआई से उनको लाइसेंस मिलता है। तो ऑथोराइज डीलर के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होएगा तो भी एग्जेम्प्ट है। एंड अगर एक बैंक या फिर एक ऑथोराइज डीलर, इन दोनों के बीच में हुआ तो भी क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये लोग इंटरनेशनल बैंक्स है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन लोगों ने जो भी चार्जेस किसी को भी किया रहेगा वो सब सर्विस का रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, इंडिया में नॉट टैक्स। नेक्स्ट, जीएसटी शैल नॉट बी चार्ज्ड ऑन चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ऑफ पेमेंट ऑफ अप टू ₹2000 मेड बाय एनी पर्सन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे और भीम यूपीआई। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है वो सुनो। समझो आप शॉपिंग करने गए, तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन रहता है, ओके, पीओएस मशीन, वो समझो एचडीएफसी बैंक का है, मतलब जिसमें आप लोग कार्ड स्वाइप करोगे, इट इज ऑफ एचडीएफसी बैंक। अब जैसे ही समझो आईडीबीआई का बैंक का कार्ड स्वाइप हुआ, एचडीएफसी बैंक वुड इंटीमेट टू आईडीबीआई बैंक। ओके, क्या इंटीमेट करेगा? कि आपका कोई अकाउंट होल्डर ने यहाँ पर कार्ड स्वाइप किया है, क्या उसके अकाउंट में उतना बैलेंस है? अगर है तो वो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पेमेंट होता है तब आपके बैंक से कुछ चार्जेस डिडक्ट होता है। ओके, तो वो चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, मतलब कि एचडीएफसी बैंक वुड चार्ज टू आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक वुड चार्ज टू यू। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एचडीएफसी बैंक चार्ज करेगा टू आईडीबीआई बैंक फॉर प्रोसेसिंग दिस ट्रांजेक्शन, these charges would be exempt provided the settlement amount is up to ₹2000। अगर सेटलमेंट अमाउंट 2000 रुपए से ज्यादा है देन इट वुड बी टैक्सेबल। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय इंटरमीडियरीज of financial services located in multi-service SEZ with financial service center, international financial service center status to customer located outside India for international financial services in currencies other than INR are exempt। मतलब कि जो लोग SEZ में लोकेटेड है, ओके, जो बैंक्स है, दैट इज सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंटरमीडियरीज होती हैं जो SEZ में, वो लोग अगर इंडिया के बाहर के कस्टमर को सर्विस दे रहे फॉर पेमेंट इन अदर देन आईएनआर, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये होना चाहिए। ओके, अहमदाबाद में ये सेंटर है, तो वहां से आपको सर्विसेज देना है, देन ओनली इट वुड बी एग्जेम्प्ट। आगे, सर्विसेज बाय फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी आर एग्जेम्प्ट। अभी हम लोगों ने आरसीएम के चैप्टर में देखा था कि बिजनेस फैसिलिटेटर ने अगर सर्विस दिया, ओके, टू बैंक, आरसीएम, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने सर्विस दिया टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, आरसीएम। लेकिन यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है, पर जो सर्विस दिया जा रहा है वो एक रूरल ब्रांच के अकाउंट का, ओके, गांव में उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया, ओके, गांव गांव में हैंडल हो रहा है ये ब्रांच। तो यहाँ पर अगर गांव में हैंडल हो रहा है तो रूरल एरिया का ब्रांच, सो रूरल एरिया का जो ब्रांचेस रहेगा
उससे रिलेटेड अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने सर्विस दिया, देन इट वुड बी एग्जिम्प्ट। लेकिन अगर अर्बन एरिया का ब्रांच रहेगा, इट वुड बी टैक्सेबल एंड दैट टू अंडर आरसी। समझा पॉइंट? ओके। द सेम वुड बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी के भी बिजनेस फैसिलिटेटर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी सेम मैकेनिज्म चलेगा, सेम टैक्सेबिलिटी रहेगा। तो अपना बैंकिंग सेक्टर हो गया। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख लेते हैं। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन or any work of civil structure or any other original works pertaining to beneficiary led individual house construction or enhancement under all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना आर एग्जिट। अभी यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन में कभी भी प्रधानमंत्री आया तो एग्जिम्ट, क्वेश्चन में कभी भी नेशनल आया देन एग्जिम्ट, क्वेश्चन में कभी भी कमर्शियल आया देन इट वुड बी टैक्सेबल। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कुछ। ओके, एक्सेप्शन में क्या आएगा? ट्रेनिंग इन आर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन आर्ट्स और कल्चर। ठीक है, ये बाय इंडिविजुअल रहेगा तो एग्जेम्प्ट है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। और उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने देखा था, वो पॉइंट्स ध्यान में रखना है। उसके अलावा बाकी सब कमर्शियल की चीजें क्या रहेंगी? टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट नोट कर लो। एंड ऊपर भी एक पॉइंट बताया था मैंने, वो वाला भी नोट करना। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ ध्यान में एक साथ लिख लेना एक जगह पे। वीडियो के एंड में, दैट इज ये चैप्टर जब भी एंड होएगा, तब मैं वापस से बता दूंगा सारे पॉइंट्स। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के नोटबुक में तो लिखाया हुआ ही है पहले से। ओके, अगर आप लोग ऑफलाइन मेरा बैच अटेंड कर चुके हो तो आप लोग के पास ऑलरेडी रहेगा, लिखने का जरूरत नहीं। चलो, अभी ये वाला पॉइंट में क्या लिखा हुआ? अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई किया, दैट इज लेबर सप्लाई किया। ओके, लेबर सप्लाई क्यों किया? हम लोगों ने लेबर सप्लाई किया फॉर ऑल अर्बन मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, लेबर हमने सप्लाई किया, देन इट वुड बी एग्जिम्प्ट। या फिर हम लोगों ने अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया फॉर फ्लैट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दीज टू मिशंस, देन इट इज एग्जिम्प्ट। समझा पॉइंट? ओके, आगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन of original works pertaining to single residential unit otherwise as a residential complex are exempt। मतलब कि अगर आप लोग बिल्ड बंगलो बना रहे हो, बंगलो दैट इज सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, बंगलो बना रहे हो एंड फिर बंगलो बेचोगे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड सेलिंग ऑफ बंगलो इज एग्जिम्प्ट। ओके, भले इट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बट इट इज एग्जिम्प्ट। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग बनाया एंड फिर फ्लैट्स बेचे, तो यहाँ पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बेचा रहेगा तो जीएसटी आएगा, सीसी के बाद कंसिडरेशन मिला तो जीएसटी नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो बंगला बनाया एंड बेचा, इट इज एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ओके, मतलब कि बिल्डिंग में अगर एक यूनिट बेचा तो टैक्स लग सकता है, नहीं भी लग सकता। लेकिन अगर पूरा ही यूनिट किसी एक जन को बिलोंग करता है, बंगलो वाले केस में, तो यहाँ पर इट वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, अभी ये वाला हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे पूरा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं एंड दिस एग्जाम्पल वुड बी वैलिड फॉर टीडीआर, दैट इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, और एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और लॉन्ग टर्म लीज। ओके, तीनों के लिए सेम पॉइंट्स वैलिड रहेगा। अब सुन, अभी अज्यूम करते हैं कि एक बिल्डर है, वो ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो नीचे कमर्शियल स्पेसेस रहता है, यहाँ पर सब दुकान वगैरह को हम लोग भाड़े पर देंगे एंड यहाँ पर पूरा रेसिडेंशियल रहेगा ऊपर। अभी जो लैंड ओनर है, ओके, उसने बिल्डिंग बनाने का परमिशन दिया, दैट इज डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है देखो। समझो 50 लाख रुपीस का कंसिडरेशन था।
ओके, 50 लाख वॉज द कंसिडरेशन ऑफ टीडीआर। ओके, 50 लाख में टीडीआर मिला। अब 50 लाख के ऊपर जीएसटी कितना आता है वैसे? 18%, मतलब 9 लाख रुपीज। लेकिन ये 9 लाख रुपीज पूरा पे नहीं करना है, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, यू आर गोइंग टू गेट सम एग्जेम्पशन, आप लोग को एग्जेम्पशन मिलने वाला है। अब ये रेसिडेंशियल एरिया में यहाँ पर लिख रहा हूँ 750 स्क्वायर मीटर, एंड कमर्शियल से इट इज 250 स्क्वायर मीटर। गवर्नमेंट सेस, वेरी सिंपल वेरी सिंपल, जितना भी जीएसटी पे करने को आ रहा है बिल्डर को अंडर आरसी, वो 9 लाख में से रेसिडेंशियल का एरिया का एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब इंटू 750 अपॉन टोटल, टोटल इज 1000, तो एग्जेम्पशन वुड बी 6,75,000। आया है समझ में? इतना एग्जेम्प्ट। सो एट प्रेजेंट कितना पे करेगा बिल्डर? 2,25,000 इतना पे करेगा। आया है पॉइंट समझ में? सो 6,75,000 इज एग्जेम्प्ट। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है ये जो 6,75,000 एग्जेम्प्ट है ना, 6,75,000, ओके, दिस 6,75,000 परटेन्स टू दिस 750। ये 6,75,000 रुपीज आर exempt only on certain condition। कंडीशन इज ये 750 स्क्वायर मीटर के जो फ्लैट्स हैं, वो सारे फ्लैट्स जो है वो बुक हो जाने चाहिए। ओके, दे शुड बी बुक्ड टिल सीसी, सीसी तक बुक हो जाने चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पर क्या देंगे आपको? एग्जेम्पशन देंगे। सर सीसी तक बुक हो जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या फायदा है? सीसी तक बुक हो गया तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा फ्लैट पे, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जेम्पशन देती है। लेकिन अगर सीसी के दिन पर, ओके, सीसी के दिन पर समझो कुछ फ्लैट्स अनबुक्ड है जिनका एरिया है 250 स्क्वायर मीटर, तो यहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि इफ सम फ्लैट्स आर अनबुक्ड एज ऑन द डेट ऑफ सीसी, देन द एग्जेम्पशन अमाउंट टू द proportion of such unbooked flats shall be reversed। ओके, मतलब पहले 6,75,000 का एग्जेम्पशन दिया था। ओके, 6,75,000 वॉज पर्टेनिंग टू 750 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर 250 स्क्वायर मीटर क्या है? अनबुक्ड है, अनबुक्ड है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जितना भी अनबुक्ड है उतने का आप क्या करो? एग्जेम्पशन को रिवर्स करो। तो यहाँ पर 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन 750, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल। इतना क्या रहेगा? टैक्सेबल, दैट इज जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूला बना तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। 9 लाख वुड बी टर्म्ड एज जीएसटी पेएबल। सो यहाँ पर है जीएसटी पेएबल इंटू 750, मतलब कि रेसिडेंशियल एरिया का पूरा था, तो रेसिडेंशियल एरिया का कारपेट एरिया डिवाइडेड बाय 1000, 1000 वाज द टोटल, ये 250 प्लस 750, सो 1000 इज द टोटल। क्लियर है सबको? तो ये जो आंसर आया ये क्या था? एग्जेम्पशन का अमाउंट का आंसर आया। क्लियर? अब आगे कितना जीएसटी हम लोग को पे करना पड़ेगा? क्या लिखा सबसे पहला यहाँ पर? 6,75,000। व्हाट वाज 6,75,000? इट वाज एग्जेम्प्ट। सो जीएसटी एग्जेम्प्टेड एज पर अबव फॉर्मूला, दैट इज 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 250। 250 क्या था? ये वाला 250 है, ये 250। इट्स नॉट दिस कमर्शियल वाला 250। ये जो 250 है वो कौन सा है? ये वाला। सो इनटू अनबुक्ड फ्लैट का एरिया डिवाइडेड बाय कारपेट एरिया, टोटल रेसिडेंशियल का कारपेट एरिया, दैट वाज 750। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो भी आंसर आएगा उतना जीएसटी हम लोग को पे करना। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गया? तो अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया। अभी हम लोग रेसिडेंशियल अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट चालू करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, शायद आपके पास जो चार्ट बुक है उसमें सही होगा, आई होप।
यहाँ पर जो इंडियन रेलवेज लिखा है ना फुल्ली टैक्सेबल, इसको हटा के लिखो एसी ट्रेन टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जेम्प्ट। ओके, देन और एक पॉइंट यहाँ पर लिख दो इसके नीचे, फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास का टिकट इज टैक्सेबल। ओके, सेकंड क्लास एग्जेम्प्ट। ये वाला चीज लिख देना, मतलब पहले का जो चार्ट था वैसे ही रखो, उसको एग्जेम्पशन वैसे ही रहेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम लोग दो टाइप के एग्जेम्पशन पढ़ेंगे। ओके, दो टाइप के कौन से वो पहले तो अगर कोई व्हीकल है, उसमें हम लोग अगर स्पेसिफाइड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वुड बी एग्जिम्प्ट। तो स्पेसिफाइड गुड्स कौन से है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से व्हीकल से आपने अगर अनस्पेसिफाइड गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जिम्प्ट रहेगा। मतलब कि पहला एग्जिम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन द गुड्स सप्लाइड थ्रू दैट व्हीकल, एंड सेकेंड एग्जिम्पशंस आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ व्हीकल। क्लियर है? तो दो टाइप के एग्जिम्पशंस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया तो एग्जिम्प्ट। तो कौन से गुड्स है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देन द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वुड बी एग्जाम्प्ट, मतलब नो जीएसटी इज टू बी पेड बाय जीटीए और द रिसिपिएंट। नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल। ओके, मतलब कि आप मालगाड़ी में गुड्स भेजते हैं, मालगाड़ी समझते हैं? तो रेल में गुड्स भेजते हैं, और वेसल मतलब शिप, और बाय जीटीए। मतलब ये तीन मोड से यहाँ पर कवर्ड है। इन सिंपल वर्ड्स, एयर मोड यहाँ पर कवर नहीं है। ओके, अगर एयर मोड से अगर आंसर क्वेश्चन में आता है तो आंसर क्या होना चाहिए? टैक्सेबल। ओके, तो यहाँ पर एयर मोड इज नॉट कवर्ड, ऐसा लिख दो। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल वेसल जीटीए ऑफ रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स। ओके, रिलीफ मटेरियल पहुंचाया गया, मतलब किधर कुछ बाढ़ आ गया रहेगा, दैट इज नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर, दैट इज टेररिस्ट अटैक वगैरह हो गया, या फिर कैलामिटीज अर्थक्वेक वगैरह हो गया, और एक्सीडेंट और मिशन, मतलब कुछ भी रहे, रिलीफ मटेरियल अगर पहुंचाया है रेलवेज के थ्रू, खाना पीना या फिर कपड़े। ओके, तो ये सब अगर आप लोग भेजते हो रेलवेज से, देन एग्जेम्पशन वुड बी ग्रांटेड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्लियर? और डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, ओके, अगर गन, आर्म्स और अम्यूनिशंस, ओके, ये सब अगर अपन भेज रहे हैं किस कौन से मोड से? रेल वेसल जीटीए, तो एग्जेम्पशन। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, ओके, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह अगर आप लोग भेजते हो तो भी एग्जेम्पशन रहेगा। देन रजिस्टर्ड विथ, अच्छा ये मैगजीन्स रजिस्टर्ड विथ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मटेरियल्स। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो हमने ऊपर ही देखा। उसके बाद आ रहा है मिल्क। ओके, अगर दूध भेजा थ्रू रेल वेसल जीटीए, देन इट इज एग्जेम्प्ट। सॉल्ट, सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। फूड ग्रेन, ओके, मतलब गेहूं चावल, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन किया वो भी एग्जेम्प्ट है। इंक्लूडिंग फ्लोर, यहां पर इसको अंडरलाइन करो, मतलब आटा अगर भेजा तो भी एग्जेम्पशन। खाली गेहूं नहीं, गेहूं के साथ गेहूं का आटा भी भेजा तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहां पर शुगर इज नॉट कवर्ड एवरीवन। यहां पर शुगर इज नॉट कवर्ड, मतलब शुगर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा? टैक्सेबल। सॉल्ट कवर्ड है, शुगर कवर्ड नहीं है एग्जेम्पशन। फिर पल्सेस, ओके, जो भी उड़द दाल वगैरह हो गया, ठीक है, राजमा हो गया, काबुली चना हो गया, ये सब पल्सेस है। पल्सेस का ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, तो ये सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। अभी एग्जेम्पशन कहाँ पर नहीं है? जो यहाँ पर नहीं लिखा है उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, घर आप लोग शिफ्ट कर रहे हो तो घर का आपने सामान भेजा, इट वुड बी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इट वुड बी टैक्सेबल, बट आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। ओके, क्योंकि ये आउटवर्ड जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है ये नॉन टैक्सेबल। ओके, तो जीएसटी तो भरना पड़ेगा पर आईटीसी नहीं मिलेगा।
देखो मैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को जमे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेल्ड कॉटन, ओके कॉटन नहीं है, बेल्ड कॉटन, इट वुड बी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, अगेन इट वुड बी टैक्सेबल। आ रहा है समझ में? आगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे मटेरियल्स बाय रेल और वेसल इज टैक्सेबल। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल बाय रेल और वेसल इज टैक्सेबल। तो यहाँ पर अगर समझो कि कोई पटरी वगैरह होता है, मतलब ट्रैक, रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वेसल में या फिर रेल में, तो वो टैक्सेबल रहेगा। ओके, ये एग्जेम्पशन निकल चुका है, पहले एग्जेम्प्ट था, अभी निकल चुका है, तो लास्ट अटेम्प्ट में निकला है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरिएज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटिजियस स्टेट। कंटिजियस स्टेट मतलब कि एक ही बॉर्डर है उसका, समझो महाराष्ट्र गुजरात, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात वुड बी टर्म्ड एज कंटिजियस स्टेट। ओके, अभी आप लोग को मालूम है ट्रक पे ऑल इंडिया परमिट लिखा रहता है। सो ऑल इंडिया परमिट लिखा है मतलब दे हैव लाइसेंस और दे हैव परमिशन टू ड्राइव व्हीकल ऑल ओवर इंडिया। तो वो परमिशन को पाने के लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है। ओके, ऑन द पोर्टल, गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पे पे करना पड़ेगा। तो वो चार्जेस क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, वो चार्जेस रहेगा एग्जेम्प्ट। आगे सुन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्जेम्पशंस ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोगों ने स्पेसिफाइड मोड से किया तो एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगा? अब ये पढ़ने के पहले एक चीज बता दूं, जो हमने ऊपर पढ़ा वो ऐसा ही है, दैट इज इंटैक्ट। उसके अलावा ये पॉइंट्स है, मतलब यहां पर अगर मैंने लिखा हुआ है रेलवे से भेजा तो फुल्ली टैक्सेबल, पर रेलवे से अगर रिलीफ मटेरियल भेजा तो एग्जेम्प्ट रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? रेलवे से अगर रिलीफ मटेरियल भेजा तो एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके अलावा कुछ भेजा तो टैक्सेबल रहेगा। पक्का क्लियर है? चलो आगे, अगर रोड से हमने ट्रांसपोर्टेशन करवाया थ्रू जीटीए एंड कुरियर देन इट इज टैक्सेबल। ओके, जीटीए दैट इज द वन हु इशूज कंसाइनमेंट नोट, तो टैक्सेबल है। एंड अदर कुरियर एजेंसी टैक्सेबल, ब्लू डार्ट वगैरह। ओके, अदर्स से भेजा तो एग्जाम, अदर्स में क्या क्या आएगा? समझो हम लोगों ने ऑटो में भेजा, वैन में भेजा, तो ये सब में क्या रहेगा? एग्जाम रहेगा। उसके बाद रेलवे, रेलवे से दैट इज मालगाड़ी से अगर आपने गुड्स भेजा अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स, ओके, तो यहां पर चाहिए तो लिख देना अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। ओके, तो क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जो दो सिटी के बीच में रिवर होता है, रिवर, वो रिवर को यूज करके उन लोगों ने एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया। ओके, तो उसका चार्जेस जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। देन वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर और वेसल। ओके, अभी सबसे पहला जो यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है दैट इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। मतलब यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट फ्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट फ्रेट मतलब आपने गुड्स इंडिया के बाहर से मंगवाया है। ओके, गुड्स आपने क्या किया? इंडिया के बाहर से मंगवाया। ओके, अभी इंडिया के बाहर से अगर मंगवाया है हमने तो क्या होएगा? इंडिया के बाहर से अगर आ रहा है तो फ्रेट लगेगा। इंडिया के बाहर वाला क्या है? सप्लायर है, इंडिया इज द रिसिपिएंट। तो यहाँ पर इंडिया से के बाहर से इंडिया में अगर गुड्स आ रहा है तो जो फ्रेट लग रहा है वो क्या रहेगा? एयर से अगर आता है तो एग्जेम्प्ट, वेसल से आ रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। ओके, देन ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसको चेंज कर दो, दिस इज द अमेंडमेंट फॉर May 24 एग्जाम। ओके, ये अमेंडमेंट है फॉर May 24, तो इट इज एग्जेम्प्ट। आरसीएम से भी निकल चुका है, क्यों निकल चुका है? क्योंकि एग्जेम्पशन दे दिया गवर्नमेंट। ओके, इसके ऊपर बहुत केस लॉस वगैरह हुए, मतलब रिट पिटिशन फाइल हुआ। क्यों फाइल हुआ? क्योंकि हम लोग कस्टम ड्यूटी जो पे करते हैं वो सीआईएफ वैल्यू पे करते हैं।
दैट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो कस्टम ड्यूटी मतलब आईजीएसटी भी लग रहा है। ओके, एज पर सेक्शन 5(1) का प्रोवाइजो, रेड विथ सेक्शन नंबर 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो हम लोग जब CIF फ्रेट अमाउंट पे ऑलरेडी हम लोग सेक्शन 37 का आईजीएसटी पे कर रहे हैं, तो वापस से जीएसटी आरसीएम में पे करने का क्या जरूरत है? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 इसको क्या कर दिया है, एग्जिम कर दिया। क्लियर पॉइंट, आरसीएम से भी निकल चुका है। तो एयर हो चाहे वेसल हो, दोनों ही केस में क्या रहेगा, इट वुड बी एग्जिम्ड फ्रॉम नाउ। अगर इंडिया के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन किया तो फुली टैक्सेबल, कि इंडिया के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हुआ है, देन इट इज फुली टैक्सेबल। एंड अगर आप लोग इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स को लेके जा रहे हो, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर फेडेक्स है, फेडेक्स इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू एक्सपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टिंग हिज गुड्स टू आउटसाइड इंडिया। So whatever charges FedEx would be charging to the exporter, such charges would be taxable. Such charges would be taxable. आ रहा है पॉइंट समझ? क्लियर है क्या? अब ये टैक्सेबल क्यों है, इसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। नहीं तो क्या होता है, हम लोग खाली फुकट गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं कि यार टैक्स लगा दिया, ये तो एक्सपोर्ट हो रहा है फिर भी टैक्स लगा दिया। तो टैक्स लगाया तो अच्छा किया, ओके, इट इज गुड थिंग। गुड कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड। अज्यूम करो कि यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है फेडेक्स। ओके, यहाँ पर एक एक्सपोर्टर है। ओके, ये गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाला है। अभी फेडेक्स की भी बहुत सारा परचेज रहता है, फेडेक्स ने भी बहुत कुछ परचेज किया रहेगा। अभी फेडेक्स इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिस एक्सपोर्टर। अगर मान के चलो कि ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होता, ओके, अगर ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होता, मतलब फेडेक्स का आउटवर्ड एग्जेम्प्ट होता, तो फेडेक्स को इन सभी का आईटीसी नहीं मिलता। क्लियर है? लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फेडेक्स का ट्रांजैक्शन क्या किया है, ये ट्रांजैक्शन को अगर फेडेक्स का टैक्सेबल किया, टैक्सेबल, तो यहां पर फेडेक्स को आईटीसी मिलेगा। ओके, अगर फेडेक्स को आईटीसी मिलेगा तो फेडेक्स का चार्जेस कम रहेगा। ओके, चार्जेस कम रहेगा। समझो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 11,000 चार्ज करता था, एग्जाम्पल 11,500 ऐसा चार्ज था। लेकिन यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा कम ही रहेगा, दैट इज 10,000 प्लस जीएसटी। क्यों कम रहेगा? क्योंकि यहाँ पर फेडेक्स को आईटीसी मिल रहा है। ओके, फेडेक्स को आईटीसी मिल रहा है, इसीलिए चार्जेस कम रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? पर सर एक्सपोर्टर के लिए तो कॉस्ट बढ़ गया ना? नहीं बढ़ा, एक्सपोर्टर को इस 1,800 का क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। मतलब ये चीज की वजह से एक्सपोर्टर के लिए भी ये गुड्स सस्ता हो गया, तो एक्सपोर्ट का जो प्राइस रहेगा वो भी कम रहेगा। यहाँ पर 11,500 है तो एक्सपोर्टर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? सो टैक्सेबल करके अच्छा किया गवर्नमेंट। सबको क्लियर है? सप्लाई थ्रू पाइपलाइंस और कंड्यूइट आर फुली टैक्सेबल। मतलब कि अगर समझो रिलायंस का रिफाइनरीज है, वो लोग ऑयल को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं थ्रू पाइपलाइंस, सो ऑल दिस चार्जेस वुड बी टैक्सेबल। आगे, सब जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान आर एग्जेम्प्ट। ओके, मतलब अगर हम लोगों ने ट्रांजिट कार्गो सर्विसेज नेपाल में या फिर भूटान में दिया है, ओके, एंड नेपाल एंड भूटान से वापस भी आ रहा है कार्गो, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विस रहेगा इट वुड बी एग्जेम्प्ट। ओके, ट्रांजिट कार्गो, इट इज क्लैरिफाइड दैट एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री इज एप्लीकेबल टू एंड फ्रो। मतलब कि भेजना भी एग्जेम्प्ट है एंड लाना भी एग्जेम्प्ट है। क्लियर है पॉइंट? तो अपना गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया।